गजानन गणेश महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंघाड़ा रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण। वो किस किस के लिए उपयोगी है? तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी सिलेबस लगा हुआ है, उन सब के लिए उपयोगी है। पर मेरा फोकस मेन रूप से किन पर है? तो मेरा फोकस है मेन रूप से सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता पर। यहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर एक स्पेशली पेपर हिंदी का ही होता है सब्जेक्ट वालों के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमने जो व्यवहारिक व्याकरण है हिंदी, वो एक ऑथेंटिक बुक से तैयार करके उसकी क्लास शुरू कर रखी है। सभी स्टूडेंट से आग्रह रहेगा कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं और ये क्लास आपको यूजफुल लगती है तो इस क्लास को दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। शब्द रूपांतरण हमारा टॉपिक था, जिसमें अंतिम टॉपिक बचता है वाच्य। तो ये हो सकता है किसी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में नहीं दे रखा हो, मगर फिर भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिलेबस में दे रखा हो नहीं दे रखा हो, फिर भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर दे रखा है तो वहां से इसमें से प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं। वाच्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप, वाक्य में जो क्रिया का रूप प्रयोग में हो रहा है वो कर्ता, कर्म या भाव तीनों में से किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहा है? वाक्य में जो भी क्रिया प्रयुक्त हुई है वो क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है, या फिर भाव के अनुसार आई है। अब इसका बोध कराने वाला कारक जो होगा वही वाच्य कहलाता है। इसका बोध कराएगा, जैसे कर्ता के अनुसार आई, कर्ता बोध करा रहा है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य हो गया। कर्म बोध करा रहा है, कर्म के अनुसार आई तो कर्मवाच्य। और अगर भाव से बोध होता है कि क्रिया भाव के अनुसार आई है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार वाच्य के तीन प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होगा? ये जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे हो? कर्ता से हो। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे हो? कर्ता से हो, तो वह होगा कर्तृवाच्य। जैसे अब उदाहरण से देखेंगे जब ज्यादा क्लियर होगा। लड़का दूध पीता है, लड़का दूध पीता है, तो यहां पर लड़का क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लड़का पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी पुल्लिंग आनी चाहिए। पीता है, क्रिया का रूप पीता है, लड़के के अनुसार हुआ है, पुल्लिंग क्रिया प्रयोग में आई है। लड़की दूध पीती है, यहां पर लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया। यहां पर पीता, देखो दूध यहां पे भी आया है, दूध यहां पे भी आया है, दूध कर्म है, दूध कर्म है। दूध शब्द यहां पे भी आया है, दूध शब्द यहां पे भी आया है, मगर इस दूध शब्द का असर क्रिया पर नहीं हो रहा है। क्रिया का सीधा संबंध स्थापित हो रहा है कर्ता से। लड़का दूध पीता है, यहां पर पुल्लिंग के अनुसार क्रिया यूज हुई है। दूसरे में लड़की दूध पीती है, यहां पर स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया यूज हुई है। यहां पर तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया का प्रयोग हो तो कर्तृवाच्य होगा। आशा करता हूं समझने में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर, भाव से भी न होकर, सीधा संबंध कर्म से हो, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे यहां उदाहरण, अब उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में देखो, राम ने चाय पी, तो राम यहां पर कर्ता है, ने चाय, चाय यहां पर कर्म है। देखो राम कर्ता पुल्लिंग है, राम किस कोटि का कर्ता है? तो राम पुल्लिंग करता है। चाय स्त्रीलिंग है, चाय जो कर्म यूज हो रहा है वो स्त्रीलिंग है। चाय पी, तो क्रिया भी किसके अनुसार प्रयोग में हुई? चाय के अनुसार स्त्रीलिंग की क्रिया आ गई। राम ने दूध पिया, अब यहां पर वही कर्म है, राम पुल्लिंग है और यहां पर दूध स्त्रीलिंग हो गया। जैसे राम ने दूध, चाय के लिए जब क्रिया प्रयोग में हो रहा है तो पी स्त्रीलिंग हो गई, और जब हमने यहां पर कर्म चेंज कर दिया, दूध कर दिया, तो उसकी जगह क्रिया भी चेंज हो गई, पिया हो गई। अर्थात यहां पर इस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर किससे है? कर्म से है।
कर्ता से न होकर किससे है, कर्म से है। अगर कर्म स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की यूज होगी, अगर कर्म पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग की प्रयोग में लाई जाएगी। अर्थात वाक्य में जो क्रिया प्रयोग में लाई गई है अगर उसका सीधा संबंध कर्म से स्थापित हो जाता है तो वाक्य कर्मवाच्य होगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये तो इजी, ये तो समझ लिया, मगर परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? तो अगर यहां से प्रश्न आया, वाच्य से प्रश्न आया, तो सीधा सीधा उदाहरण दिया जाएगा और वहां पर पूछा जाएगा कि यहां पर वाच्य है या उपरोक्त वाक्य में क्रिया का रूप है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। उदाहरण दिया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ये ऐसा यहां से प्रश्न बनेगा। अब थोड़ा कर्मवाच्य में देखेंगे। कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती है। कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती है, कौन कौन सी? कर्ता रहित, एक तो जिसमें कर्ता आता ही नहीं है, दूसरा कर्ता युक्त जिसमें कर्ता आता है। कर्ता रहित स्थिति में क्या होता है? कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता रहित कर्मवाच्य वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में काम करता है, मतलब कर्ता का तो प्रयोग होता ही नहीं, वाक्य में जो कर्म होता है वही प्रत्यक्ष कर्ता के स्थान पर, मतलब कर्ता का काम करता है, में प्रयुक्त होता है। जैसे चोर पकड़ लिए गए, चोर पकड़ लिए गए। अब यहां पर कर्ता साइलेंट है और ये हमें आभास भी हो रहा है कि कर्ता है, वाक्य में कर्ता है, मगर यहां उसका प्रयोग नहीं हुआ। यह कोई कहानी चल रही, कहानी के बीच में से सेंटेंस निकाल कर दिया गया है। तो चोर पकड़ लिए गए, चोर यहां पर कर्म है, कर्ता नहीं है, मगर वाक्य में प्रयोग बिल्कुल कर्ता के जैसे ही हो रखा है। तो ये होंगे कर्म रहित, कर्ता रहित कर्मवाच्य। जैसे पाठ पढ़ लिया गया, ये कर्ता रहित कर्मवाच्य हैं। दूसरा चलता है कर्ता युक्त कर्मवाच्य, जहां पर कर्ता का प्रयोग तो होता है। अब यहां पर क्या होगा? कर्ता का प्रयोग तो होता है मगर कर्ता का क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब अगर इसी को देखेंगे तो कर्ता कारक पढ़ा था अपन ने, वहां जाओ, वहां हमने देखा था कि कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह कब आता है? विभक्ति चिन्ह कब आता है? जब कर्म निर्जीव हो। और दूसरा, जब भी कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह आता है तो वाक्य भूतकाल का होगा, क्योंकि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह न का प्रयोग नहीं होता है। अब यहां हमारा कर्ता कारक आ रहा है जब उसका क्रिया के साथ कोई लेना देना नहीं रहता, मतलब कर्ता उस क्रिया उसके अनुसार प्रयोग नहीं हो रही है, कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही है। तो यहां पर अनिवार्य क्या हो जाता है कि जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो एवं क्रिया कर्म के अनुसार हो, कर्ता हो बट क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, तो कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग होगा। ये नेसेसरी हो गया, कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग जरूर होगा एवं वाक्य भूतकाल का होगा, वाक्य भूतकाल का होगा। तो यहाँ पर दो चिन्ह, अब ये देख लो, यहां से नियम और बन गए। इसमें विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग हो रहा है तो कर्ता वाक्य भूतकाल का होगा, वर्तमान काल और भविष्य काल का नहीं होगा। और दूसरा जो कर्म होगा ये निर्जीव होगा, क्योंकि हमने कर्ता कारक का रूल पढ़ रखा है। कर्म क्या होगा? निर्जीव। कर्म निर्जीव हो तो ही कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आता है और वाक्य भूतकाल का होना चाहिए। तो यहां हम पढ़ेंगे कर्ता युक्त कर्मवाच्य में वही सारी दशाएं हो रही है, इसीलिए मान के चलिए आपके साथ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाच्य में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा। तो इसका उदाहरण, नरेंद्र ने मिठाई खाई, नरेंद्र ने मिठाई खाई, नरेंद्र पुल्लिंग है, नरेंद्र पुल्लिंग है, मिठाई स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आई है, क्रिया भी स्त्रीलिंग की आई है, मतलब मिठाई के अनुसार क्रिया आई है, मिठाई के अनुसार क्रिया प्रयोग में हुई है, कर्ता के अनुसार नहीं हुई है। तो कर्ता तो है मगर कर्म के अनुसार क्रिया रही है, तो यहाँ पर कर्ता युक्त कर्मवाच्य। रोजी ने दूध पिया, रोजी स्त्रीलिंग करता है पर दूध पुल्लिंग करता है, तो दूध के अनुसार पुल्लिंग ही क्रिया यूज हुई है। तो यहां पर भी कर्ता युक्त कर्मवाच्य हो गया। अब वाच्य में हमारा सबसे लास्ट बचता है भाववाच्य। सीधा सा अर्थ समझने में आ जाएगा कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता और न ही कर्म बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हो, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आई हो
न कर्म के अनुसार आयोग बल्कि भाव के अनुसार आयोग। वाक्य में भाव क्या है, उस भाव के अनुसार अगर क्रिया प्रयोग में हुई है तो वहां पर भाववाच्य होगा। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता भाव है, उससे अब पढ़ा नहीं जाता, यहां पर भी भाव के अनुसार चला नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। जैसे देखो कैसे बदलते हैं। कर्तवाच्य में कोई वाक्य है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो ये कर्मवाच्य में कैसे हो जाता है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। दूसरा कर्तवाच्य है, यहाँ पर वे गा नहीं सकते, और इसी को भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो उनसे गाया नहीं जाता। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक वाच्य। छोटा सा टॉपिक था, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर किसी एग्जाम में इसके प्रश्न आ जाते हैं तो हमारे गलत नहीं हो, एग्जाम में हमारे प्रश्न गलत नहीं हो, इस उद्देश्य से मैंने इसकी महत्वपूर्णता को समझकर इस टॉपिक को करवा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझने में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि हमारा परिवार दिनों दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और जितने जल्दी परिवार बढ़ेगा उतना ही मुझे ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता है अच्छा काम करने के लिए। आप सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।